नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 की गणित को पढ़ाने हेतु उपस्थित हूँ। आज हम लोग बच्चों अपने किताब का पहला अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जो कि है वास्तविक संख्याएं। प्रारंभ करने से पूर्व हमको ये जानना ज़रूरी है कि इस परीक्षा में हमें इस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि इस अध्याय से हम 5 अंकों का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखेंगे। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, तो आज की इस क्लास में हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उन बातों को अगर हम देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा, उसकी परिभाषा को हम सीखेंगे। परिमेय संख्या है। उसके पश्चात हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम दशमलव प्रसार देखेंगे और फिर उसके साथ ऊपर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे ये समझ में आ जाए कि हमने जो पढ़ा वो कैसा था। इसमें बच्चों आपने ये देखा होगा कि ये वाला टॉपिक और ये वाला विषय और इसके बारे में आप तक कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं। अब कक्षा 9 में जो भी बच्चों आपने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ पाएं और तब हम कक्षा 10 के विषयों को शुरू कर सकें। तो बच्चों हम इस तरह से अपनी आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या की परिभाषा जो है वो गणित में आपने देखा होगा कि आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं वो सभी संख्याएं हम वास्तविक कहते हैं। इसी के साथ कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि कुछ सरल रेखा एक होती है जिसको आप ऐसे बनाते हैं और इस पर आप लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1, इधर की तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और इस संख्या रेखा पे हम सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जितनी भी संख्याएं इस संख्या रेखा पर अपने मान को हम निरूपित कर दें, वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्याएं जिनको सरल रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चों हम इसको आगे अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये वास्तविक संख्याएं दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी। एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या तक पहुंचने से पहले हमको यह देखना होगा कि परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि जब हम परिमेय जान लेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आते हैं परिमेय संख्या के ऊपर कि ये संख्या होती क्या है। बच्चों, परिमेय संख्या आपने हमेशा परिभाषा पढ़ी होगी कि वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाएं और जिसमें q 0 ना हो। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां लिखा है p बटे q, जहां पर q शून्य के बराबर नहीं है और p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस को समझने के लिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? बच्चों आप एक चीज ध्यान रखें, सह अभाज्य से पहले हमको ये जानना है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। लेकिन सह अभाज्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ अलग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, अभाज्य संख्याएं मैं लिख दूं 2, 3, 5, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये स्वयं से कटती हैं या तो फिर एक से कटती हैं। लेकिन जब हम सह अभाज्य की बात करने लगेंगे तो उसमें हम जैसे लिख दें 4 और 9। अब ना तो 4 अभाज्य संख्या है और ना तो 9 अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और इसमें हम लोगों को एक तकलीफ ये होगी कि हम इसको कैसे कहें कि अभाज्य तो नहीं है, फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस 4 से ये 9 नहीं कटता है, इस 9 से ये 4 नहीं कटता है, दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। इसलिए यह संख्याएं कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। एक दूसरे के अनुक्रम में ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो वो संख्याएं जो इस रूप में लिखी जाएं, हम लोग हमेशा कोई भी संख्या लिखते हैं 3/4, 22/7, ऐसे संख्याएं जो हम लिखते हैं इन सब को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें खास बात यह है, जैसे बच्चों मैं लिख दूं 8/12, तो 8/12 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। हम किसको परिमेय संख्या कहेंगे? इसको काटेंगे, ये 4 से कट जाएगा और हम इसको लिखेंगे 2/3। तो यह 2/3 इसकी परिमेय संख्या होगी, ना कि 8/12। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, किसी और से अब इसके बाद और सरलतम रूप में विभक्त नहीं होना चाहिए, और इसका ये हिस्सा कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। तब आपको ये संख्या क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या कही जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब हम अपने आगे की बात पढ़ते हैं। इसी को थोड़ा विस्तृत रूप से और हम जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय में आती हैं। उसके पश्चात अपरिमेय की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, तो बच्चों देखें आप यहां पर
ये आपकी परिभाषा वही है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या जो यहां हमने लिखी है बच्चों, ये परिमेय संख्या के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है प्राकृत संख्या। जब आपसे कभी बच्चों हम कहते हैं गिनती गिनिए, तो आप कभी भी गिनती जो है वो शून्य से नहीं शुरू करते हैं, हमेशा कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। तो गिनती जो शुरू होती है वो प्राकृत रूप से हमारे पास आई, तो इसलिए हम उसको प्राकृत संख्या कह रहे हैं। लेकिन जब 9 के आगे गए तो हमने कहा 10 कैसे लिखा जाएगा, तब एक शून्य की खोज की, आप जानते हैं आर्यभट्ट जी ने की है। तो उसके कारण क्या हुआ, संख्याएं पूर्ण कब हुई? प्राकृत तो थी, पूर्ण कब हुई? जब हमने उसको शून्य मिला दिया। जब ये शून्य इसके अंदर आया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब कभी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 रुपया दे दीजिए और राम को 10 रुपया ले लीजिए। ऐसे दिन में 4 बार अगर आपको संख्या का काम ये करना पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान होंगे कि हम इसको लिखें कैसे। तो आप कह सकते हैं कि जितना पैसा मुझे मिला मैं उसको लिख दूं प्लस में, जैसे प्लस 10 मिला, फिर मुझे 20 रुपया मिला, मैंने लिखा 20 रुपया मिला। अब मैंने किसी को 5 रुपया दिया तो मैं लिख दूं 5 रुपया दिया। तो इसका मतलब ये चिन्ह जो हमारे पास आए हैं, ये चिन्ह क्या बता रहे हैं कि हमें इनकी आवश्यकता पड़ी अपने कार्य को सुगम करने के लिए। तो इन चिन्हों के साथ जब संख्याओं को हम लिखते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। अब बात आती है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा भिन्न। ये बच्चों जरूर ध्यान रखें, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न के बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे मैं आपको लिख दूं 3/5, तो ये भिन्न भी है। परिमेय तो है ही है, परिमेय के अंदर दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जितने भी भिन्न होते हैं वो परिमेय हैं, लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण, जैसे मैं इसके साथ एक माइनस का चिन्ह लगाऊं तो ये परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? भिन्न का मतलब आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो उसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी का हिस्सा, किसी चीज में से आप बांटेंगे। जैसे एक रोटी है, इसको 4 भाइयों में बांटनी है, तो मैंने कहा एक ए को ये दे दो, बी को ये वाला हिस्सा, सी को ये वाला और डी को ये वाला। तो कभी हिस्सा जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों क्या होगा कि ये फ्रैक्शन भिन्न जो होंगे वो हमेशा धनात्मक होंगे। इससे क्या निकला कि जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं वो सब परिमेय हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। अब हम आते हैं अपने इसके बाद अगली चीज पर, दशमलव प्रसार। आप जितनी भी संख्याओं को कभी बच्चों लिखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो संख्याएं आप जो लिख रहे हैं वो या तो ऐसे लिखी होंगी 2 3 5 ऐसे लिख दी जाएंगी, या तो वो 3/7 8/5 ऐसे लिख दी जाएंगी, बटे में होंगी। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन कभी आपने यह भी देखा होगा कुछ संख्याएं दशमलव में लिखी होती हैं। तो ये दशमलव जो लिखा होता है ये कैसी संख्याएं हैं? अब इस दशमलव के बारे में हमको थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आप देखें यहां पर कि दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरह का होगा बच्चों। एक होगा शांत और एक होगा अशांत। मैं दोनों के उदाहरण आपको देता चलता हूं, देखिएगा। देखिए उदाहरण में आप देखें, जैसे मैंने लिखा 22/4। अब अगर आप 22/4 को भाग देंगे तो 22 को अपने तरीके से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार गया, 20 आया, आपने 2 लगाया। अब इसके आगे भाग नहीं दे पा रहे हैं, आपने दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया, अब ये 5 बार फिर चला गया और अंत में आपको कितना मिल रहा है? 0। यहां आपको शेषफल कितना मिला? 0। अर्थात वो सभी संख्याएं जिसमें शेषफल 0 हो जाता है वो कैसी संख्याएं होंगी? वो कैसे दशमलव होंगे? शांत। मतलब कहीं ना कहीं हमें जाकर अंत में 0 प्राप्त होता है। इसके पश्चात दूसरा तरीका क्या है? जैसे मैं आपको लिख के दूं 10/3। अब आप 10 को अगर 3 से भाग देंगे बच्चों, देखिएगा तो 3 बार जाएगा, 1 मिला। अब तो ये भाग नहीं होगा, अब आप दशमलव लगाएंगे, एक 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, इसको 9 कर लें, यहां आपको 1 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, ये कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.3333, ये ऐसे ही चलता जाएगा। और इसको आपने सीखा था पिछले वर्ष कि हम लोग इसको जितना हिस्सा कभी भी पुनरावृत्ति हो रही हो उतने के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब जितने हिस्से पर, जितने अंकों पर यह बार दिखाई पड़ेगा उतने अंक लगातार रिपीट होंगे, और जो रिपीट होने की बात आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती।
अर्थात वो दशमलव जो कभी खत्म ना हो, जो अंत ना हो, वो अशांत या अनावसानी कहे जाएंगे। और उसमें अगर एक चीज लगातार बदलती रहेगी, एक ही चीज लगातार आती रहेगी, तो वो आवर्ती हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो, उदाहरण फिर से मैं देता हूं, जैसे 3.3101003501 और ये ऐसे ही चल रहा है, कभी अंत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति, एक पैटर्न नहीं बदल रहा, लगातार एक पैटर्न का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम लोग बच्चों कहते हैं अनावर्ती। अशांत तो हैं, उस अशांत का ये कौन सा हिस्सा है? अनावर्ती हैं। और यही अनावर्ती वाला एक जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जिसको कि हमने यहां बताया अपरिमेय। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं बच्चों की जो संख्याएं परिमेय हैं, जो संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय केवल कौन सी संख्याएं होंगी? जो अशांत अनावर्त दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों मैं इसमें कुछ उदाहरण आपके साथ और रखूंगा, देखिएगा। इन बिंदुओं को हम उदाहरण के साथ समझते चलेंगे कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। अब हम इसको कैसे समझेंगे? अब आप देखिए, हम कक्षा 10 में आ गए हैं, अपने 9 की चीजों का रिवीजन हो चुका है। मैं इसकी बात को यहां समझाने से पहले आपको उदाहरण देता चलूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि लिखी हुई बात उतनी समझ में नहीं आती है जितनी हम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे लिख के दिया 10/25। अब आप कहेंगे 101 कर देते हैं बच्चों, चलिए 101/25, 101/25। अब बच्चों देखिएगा, इस 101/25 में आप अगर बात करेंगे तो हमको करना कुछ नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या, सबसे पहले तो परिमेय होनी है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये शांत है या नहीं, हम इसको पता करेंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो समझें। हमें इसके हर को, जो इसका हर दिया है, इसके गुणनखंड करने हैं। आप गुणनखंड करेंगे तो 25 को किससे भाग देंगे? 5 से, एक 5 आएगा। फिर इस 5 को आप भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये खत्म, ये 1 आएगा, सॉरी। इसका मतलब कि हम 25 के अगर टुकड़े कर रहे हैं तो एक 5 से हमने भाग दिया, फिर 5 आया, इस 5 से भाग दिया, इस 5 से भाग दिया, 1 आया। तो हमारे पास यहां एक 5 है, यहां एक 5 है। आप कह सकते हैं कि ये जो 25 था, इसको हम लोग 5 की घात में 2 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जिस भी संख्या के हर में लिखी गई संख्या, किसी भी संख्या के हर में लिखी गई संख्या में यदि केवल 5 आता है या 2 आता है, देखिए यहां मैंने लिखा है 2 आता है या 5 आता है। जैसे एक और उदाहरण दूं मैं आपको, 101/20 कर देता हूं बच्चों। अब इस 20 के जब आप गुणनखंड करोगे तो ये क्या आएगा? 2 × 2 × 5। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 2 आया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 1। तो ये क्या बन रहा है? ये आपका क्या बन रहा है बच्चों? ये बन गया कि केवल हर में हमारे पास क्या मिला, इसको हम क्या लिख रहे हैं? 2 की घात में और 5 की घात में इसको हम लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये संख्या क्या होगी? हमने क्या बताया कि अगर ऐसा है तो उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और इसका विलोम भी सही है। विलोम भी सही होने का मतलब यदि किसी संख्या के हर में ऐसा लिखेंगे तो शांत है, और शांत है तो ऐसा हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ में होंगी ये बातें। और तीसरी इसकी सबसे खास बात, पहले में भी यही देखिए, आपको यहां मैंने लिखा व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, मतलब हर का, तो जहां पे कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक ऐसी परिमेय संख्या है। और दूसरे पंक्ति में हम क्या कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, देखिए, और इस रूप में है, इसका हर इस रूप में हम q को लिख रहे हैं। अगर हर को लिख सकते हैं तो प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का केस होगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती हो ही नहीं सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? परिमेय की कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस बात को और अच्छा करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न,
पहला प्रश्न जैसे आपके सामने यहां लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अब आप भाग देने बैठेंगे तो आप कहां तक बताएंगे बच्चों? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। अब ये संख्या परिमेय हैं, अगर ये परिमेय हैं तो आपको इसको केवल इतना ही बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तरीका फिर से रिपीट करूंगा कि हम लोगों को केवल हर के ऊपर ध्यान देना है। हर पर जब हम ध्यान देंगे तो उसको हमें क्या करना होगा? उसके गुणनखंड करने होंगे। देखिएगा कि 3125 पहला भाग हम कर रहे हैं। पहले भाग का हल देखिए, 3125। अब इसको हमने 5 से भाग दिया बच्चों, क्या आया? 6। बचेगा कितना? 1 और 2 दो बार जाएगा, और फिर 25 तो 5 बार। फिर 5 से आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 125। फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। और फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब कि 3125 को हम लोग 1 2 3 4 5 बार आया 5, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब आप इसमें कहेंगे सर 2 तो आया नहीं। कोई बात नहीं, हम किसी संख्या की घात में अगर बच्चों 0 लिख दें तो वो 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, क्या 2 और 5 के अलावा इसमें कोई और संख्या आई है? नहीं आ रही है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम इसके हर को किस रूप में विभक्त कर पाए? 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख दिया। और जब इस रूप में लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना इसके आगे अपने हल को बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है, बराबर 5 की घात 5 मतलब 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5 शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव होगा बच्चों? शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है। एक और उदाहरण हम देखेंगे, आपको बिल्कुल इसमें सब कुछ समझ में आएगा। एक एक उदाहरण और हम लेते हैं। देखिए, अब इसका हम दूसरा भाग करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, 17/8। जब 17/8 पे बच्चों आप आएंगे तो आप देखेंगे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इस संख्या से जो अंश में लिखा है इससे हमें कोई काम नहीं करना। हमें जो भी करना है वो सिर्फ इससे करना है बच्चों। 8 के गुणनखंड करिए, 8 के गुणनखंड, और कोशिश हमेशा आप ये करें कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 की घात 3, और 5 और या 7 या 8 कोई और संख्या तो है नहीं, तो हम इसके आगे 5 की घात 0 तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमने क्या किया कि 8 को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। अतः 17/8 कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव, ठीक है बच्चों, शांत दशमलव। इसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 64/455। इसकी बात करेंगे। देखिए पार्ट 3। देखिए बच्चों, हम कुछ जितने भी पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा जो पार्ट होंगे उन पार्ट्स को आप अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि ये समझ में आए कि आप खुद भी करके देखें, और जो मैंने हल किए हैं उन प्रश्नों को भी जरूर हल करिए, ताकि आप अपने आप को और मजबूत कर पाएं। जितना आप इसे मजबूत करेंगे उतना आगे की पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 64/455। अब इसमें हमें क्या करना है? 455 के गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले किससे देख रहे हैं? हम आसानी से देख रहे हैं कि ये 5 से जा रहा है, 5 से हमने भाग कर दिया, कितना आया? 9 1। अब ये 5 से नहीं जा सकता है, 2 3 से भी नहीं जा रहा है, हम इसको 7 से कर दें तो ये 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप देखिए इसमें 5 तो आया,
हम 2 आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 5 की घात 1 है, 2 की घात 0 है, लेकिन इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों। ये संख्या भी तो आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 455 है, ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब क्या होगा? तो यहां एक चीज कंफर्म हो गई कि ये कैसा दशमलव होगा? अशांत होगा। और बच्चों बटे में अगर लिखा हुआ है ये संख्या p बटे q के रूप में है, किस रूप में है? p बटे q। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय तो हम बोल ही रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं में अशांत का कौन सा हिस्सा होता है? कौन सा हिस्सा होता है बच्चों बताएं? आवर्ती होता है। आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होंगे ये। मतलब अगर आप इसको भाग देकर देखेंगे तो ये भाग आपका चलता चला जाएगा, ये भाग आपका चलता चला जाएगा और आप इसे अशांत आवर्ती दशमलव में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे 3 भाग तो ये आए। एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए। इसका हम लोग कौन सा भाग ले लें? चौथा भाग लेते हैं। चौथा कितना है? 77 अपॉन 210। बहुत आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल 210, इस 210 के गुणनखंड करने हैं। आप आसानी से देख सकते हैं, 2 से कटेगा 105। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 से बच्चों कैसे पता लगता है? आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर इस अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप इसे 3 से विभाजित कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 7 आ जाएगा, और 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। मतलब इसमें 2 भी आया, 5 भी आया, लेकिन उसके साथ ये 3 और ये 7 अतिरिक्त आ गए हैं। तो ये इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अतः 210 को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूप में नहीं लिख सकते हैं का मतलब यह हुआ कि केवल यही संख्याएं रहें, अन्य संख्याएं ना। गुणे में तो हैं ये, लेकिन उसके साथ अन्य संख्याएं ना रहें, ये कहने का मतलब है। तो फिर से क्या हो जाएगा कि 77 अपॉन 210, 210 कैसा दशमलव होगा? कैसा हो जाएगा? अशांत होगा। शांत नहीं है, अशांत होगा, और परिमेय है, इसलिए कैसा होगा? आवर्ती दशमलव होगा। शांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसके बचे हुए जो भाग हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर करें अभ्यास के रूप में, ताकि आप इसको और अच्छा कर सकें। जो प्रश्न मैंने यहां हल किए हैं उनको भी हल करिए। और अब हम इसके बाद एक और तरह की चीज देखते हैं, अपरिमेय संख्याओं की बात जो आ रही है, अब उस पर भी हम बात करेंगे। ये भी संख्या देखिएगा आप बच्चों। निम्न वास्तविक संख्याओं में ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या परिमेय है अथवा कौन सी अपरिमेय है। केवल आपको परिमेय और अपरिमेय में लिखना है। तो बच्चों यहां आपको मैं बता दूं, बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप यहां जितने भी भाग देख रहे हैं इन सब भागों में सबसे पहले तो आप देखिए सभी में दशमलव प्रसार लिखा हुआ है। जब भी दशमलव रूप में लिखा होगा तो आपको केवल 2 बातें देखनी है। क्या क्या देखनी है? कि यह दशमलव शांत है जैसा मैंने बताया था, या अशांत है। पहले तो यह देखेंगे। अगर यह शांत होगा तो ये क्या लिख दोगे? परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में आपको मैं बता दूं, इसको हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। ये शब्दावलियां अंग्रेजी में भी ध्यान रखें, रैशनल नंबर। और अपरिमेय को हम लोग क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो अगर यह हुआ तो शांत, मतलब
परिमेय संख्या। अशांत में फिर हमको दो हिस्सों को देखना है। क्या देखना है कि आवर्ती का हिस्सा है या अनावर्ती का हिस्सा है। अब यहां बच्चों आप देख चीजें ध्यान रखें कि आवर्ती और अनावर्ती ये कैसे पहचानना है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस भाग को आप ध्यान दें और इस भाग को ध्यान दें। कौन कौन से मैं दो भागों की बात कर रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए हम किन दो भागों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस वाले भाग की और इस वाले भाग की बात कर रहा हूं। कौन कौन से भाग हुए ये, पहला और पांचवा। इन दोनों भागों को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी इसके आगे डैश 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 नहीं लगा है। जब डैश 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 ऐसे नहीं लगा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये भाग देते देते कहीं ना कहीं आखिरी में जाके शेषफल कितना हो गया, शून्य। इसमें भी आगे कुछ नहीं है तो ये कैसा हो गया, शून्य। इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी हो गई, शांत दशमलव है। सबसे पहले हम लिखेंगे शांत और इसके आगे भी हम क्या लिख देंगे, शांत। अब देखिए कैसे पहचानना कितना आसान है। इसके बाद अगले वाले में देखिए ये डॉट डॉट डॉट, सब में डॉट 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 लगा है, तो एक बात पक्का हो गई कि ये भी अशांत है, यह भी अशांत है और यह भी अशांत है। अब इस अशांत के साथ बच्चों हमको जो देखना है वो क्या देखना है कि अब ये कैसा है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा इस वाले में। सबसे पहले मैं यहां चलूं, आसान सा उदाहरण में पहले भी दे चुका हूं, 3 3 3 3 3। इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें, बार लगा दें। कहने का मतलब एक ही संख्या लगातार पुनरावृत्ति होती चल रही है, होती चल रही है, होती चल रही है, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। तो ये अशांत के साथ क्या है, साथ में और क्या है, ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस वाले को देखिएगा बच्चों, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर रिपीट 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको अगर हम अलग से लिखें तो 24.1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर बार लगा। यही चीज लगातार 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 चलती रहेगी। तो ये वाला भी कैसा होगा दशमलव बच्चों, ये वाला भी अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती हो गया। लेकिन इसमें आप देखने में एक झटके में तो ये लगता है आपको, एक जैसे जल्दी से देखा तो ये लगेगा कि हाँ इसमें रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन नहीं है बच्चों। देखिए 1 2 उसके बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 0। मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, एक तरीके से संख्या नहीं बढ़ रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो संख्याएं आपकी शांत हैं वो कैसी होंगी, देखिए परिमेय। ये कैसी हो गई, परिमेय। तो ये वाली भी क्या हो गई, परिमेय। कितना आसान है देखिए। अब अशांत में जहां जहां आवर्ती होगा वो क्या हो जाएंगी, परिमेय। तो ये दोनों परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई। बच कौन गया बच्चों, बच गया हमारे पास अशांत अनावर्ती। और ये कैसी संख्या होगी, ये होगी अपरिमेय। ठीक है बच्चों, अशांत अनावर्ती को हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोग आज जो हमारा टॉपिक था उसको हम पूर्ण कर पाए कि हमने ये सीखा कि संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे। P/Q के रूप में है तो भिन्न है या भिन्न नहीं है, दशमलव है तो दशमलव किस प्रकार का है, इसको हमने सीखा। उसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न भी किए। अब इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप अगले क्लास में हम लोग जिस चीज़ को तैयारी करेंगे उसके लिए आपको इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक था बच्चों, जो भी हमने आज सीखा है, क्योंकि ये हमारा आगे की जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी अगर होंगी तो वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि यही हमारी नींव डाल रहा है, परिमेय अपरिमेय को पहचानना सिखा रहा है। जब तक हम ये सीखेंगे नहीं तब तक हम सिद्ध कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को। तो ये हमारा बेस बना रहा है, उस बेस को हमने मजबूत किया। तो आप घर पे थोड़ी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम लोग इसी से फिर कुछ पुरानी चीज़ों से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे आपसे तो हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे इसके ऊपर, HCF और LCM के ऊपर, जिसको आप लोगों ने म स प कहा है और इसको ल स और प कहा है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और इसको निकालने की कुछ और विधियां आपने जो सीखी हैं उसके अन्य भी हम लोग कुछ और विधियों की तरफ आगे आएंगे और ये जानेंगे कि इनको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हमारी अगली क्लास की बात रहेगी।
और आज के लिए इतना ही बच्चों। क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों को एक संदेश, देश इस समय जिस भी समस्या से जूझ रहा है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे को आप लोग प्रमोट करिए कि हम लोग दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और साथ में सभी लोग से मेरा आग्रह है कि आरोग्य सेतु ऐप अपने अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ताकि इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को सहायता मिले, मजबूती मिले और तब हम इस महामारी को हरा पाएंगे। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।